यू वांट ए फ्रेंड इन वॉशिंगटन, गेट ए डॉग। अमेरिकन सीजर एक विस्तृत और प्रभावशाली जीवनी है जो जनरल डगलस मैकआर्थर के जीवन और करियर की गहराई से पड़ताल करती है। इस किताब के लेखक विलियम मैनचेस्टर ने मैकआर्थर को एक रोमांचक, परस्पर विरोधाभासी और असाधारण सैन्य नेता के रूप में चित्रित किया है, जिसे अमेरिका में एक सम्राट जैसे सम्मानजनक और विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था। इसलिए शीर्षक है अमेरिकन सीजर, यानी अमेरिकी सम्राट। मैनचेस्टर, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार और पत्रकार थे, ने इस जीवनी में मैकआर्थर के सैन्य कौशल, व्यक्तिगत जटिलताओं और ऐतिहासिक प्रभाव को बारीकी से उकेरा है। आज 2025 तक, जब वैश्विक नेतृत्व और सैन्य इतिहास की चर्चा फिर से प्रासंगिक हो रही है, यह किताब अपने ऐतिहासिक और मानवीय आयामों के कारण आज भी महत्वपूर्ण लगती है। किताब की कहानी 1945 में शुरू होती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस जीत का श्रेय बड़े हिस्से में जनरल डगलस मैकआर्थर को दिया गया। मैकआर्थर, जो अमेरिकी सेना के सबसे प्रभावशाली कमांडरों में से एक थे, ने न केवल जापान को युद्ध में पराजित किया, बल्कि उसके पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। टोक्यो में बैठे इस अमेरिकी जनरल ने कुछ वर्षों तक जापान का वास्तविक शासक बनकर एक नए युग की नींव रखी। उन्होंने वहां एक नया संविधान लागू किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की और युद्ध विरोधी संस्कृति को बढ़ावा दिया। यह उपलब्धि उन्हें नायक बनाती थी, लेकिन साथ ही उनके ऊपर शासक होने का आरोप भी लगाती थी। मैनचेस्टर इस विरोधाभास को बखूबी पेश करते हैं। मैकआर्थर एक उदारवादी सुधारक थे, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें एक सम्राट जैसा बना दिया था। उनके जापान में कार्यकाल को मैकआर्थर युग कहा जाता है। उन्होंने जापानी सम्राट हिरोहितो की शक्ति को सीमित किया, महिलाओं को मताधिकार दिया और भूमि सुधारों के माध्यम से किसानों को सशक्त किया। लेकिन यह सब उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सैन्य दबदबा के बिना संभव नहीं था। मैनचेस्टर लिखते हैं कि मैकआर्थर का व्यक्तित्व आत्मविश्वास से भरा लेकिन अहंकारी उनकी सफलता का कारण था, साथ ही उनकी आलोचना का आधार भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को शांति नहीं मिली। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, जो एक नई तरह की लड़ाई थी। बंदूक की गोली नहीं, बल्कि विचारधाराओं का टकराव। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच यह संघर्ष देशों के भीतर और सीमाओं के पार छाया रहा। इस संदर्भ में कोरिया भी दो हिस्सों में बंट गया। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ समर्थित कम्युनिस्ट शासन स्थापित हुआ, जो सख्त नियंत्रण और केंद्रीकृत सत्ता पर आधारित था। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया में अमेरिकी समर्थित लोकतांत्रिक सरकार ने जड़ें जमाई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। मैकआर्थर इस नए युद्ध के केंद्र में थे। 1950 में जब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, तो मैकआर्थर को संयुक्त राष्ट्रीय बलों का कमांडर नियुक्त किया गया। उनकी रणनीति इंचियोन लैंडिंग एक सैन्य चमत्कार मानी जाती है, जिसने युद्ध का रुख पलट दिया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें विवाद में डाल दिया। उन्होंने चीन पर हमले की वकालत की, जो अमेरिकी सरकार को मंजूर नहीं थी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। मैनचेस्टर इस घटना को मैकआर्थर के करियर के सबसे बड़े विरोधाभास के रूप में चित्रित करते हैं, एक नायक जो अपनी ही शक्ति का शिकार हो गया। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने अचानक दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। कोरियाई प्रायद्वीप एक विस्फोटक मोर्चा बन गया। अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भेजी गई और जनरल डगलस मैकआर्थर, जो उस समय जापान में सुप्रीम कमांडर फॉर द एलाइड पावर थे, को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। ये वो क्षण था जब अमेरिका को एक बार फिर किसी नायक की ज़रूरत थी, और वह नायक था डगलस मैकआर्थर। मैकआर्थर को संयुक्त राष्ट्र की सेना का कमांडर बनाया गया। अब वह कोरिया के मोर्चे पर लौट आए। उनकी रणनीति अद्भुत थी। इंचोन लैंडिंग, जो समुद्री युद्ध इतिहास की सबसे जटिल योजनाओं में से एक थी, एक असंभव सैन्य हमला जिसे दुनिया भर के जनरल खारिज कर चुके थे, उसे मैकआर्थर ने न केवल अंजाम दिया बल्कि जीत भी हासिल की। उत्तर कोरियाई सेना पीछे हट गई, सियोल फिर से मुक्त हुआ। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में जनरल की जय जयकार होने लगी। अब यह केवल युद्ध नायक नहीं, राष्ट्रवादी वीर बन चुके थे।
अमेरिकी जनता के बीच उनकी छवि रोम के किसी विजयी जनरल जैसी बन चुकी थी। जब संयुक्त राष्ट्र की सेना उत्तर की ओर बढ़ने लगी और यालू नदी चीन की सीमा के पास पहुंची, तो चीन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सीमा पार हो गई तो वे युद्ध में कूद पड़ेंगे। ट्रूमैन प्रशासन का निर्देश स्पष्ट था कि युद्ध को सीमित रखा जाए, चीन से टकराव नहीं लिया जाए, मगर मैकआर्थर ने यह चेतावनी नज़रअंदाज कर दी। उन्होंने चीन पर बमबारी की मांग की, यहाँ तक कि उन्होंने चीन की सैन्य सप्लाई लाइनों को नष्ट करने के लिए ताइवान से परमाणु बम फेंकने का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा। उनकी योजना थी मंचूरिया में चीन के सैन्य ठिकानों पर बम गिराना, यालू नदी के पुल को नष्ट करना और चीन के मुख्य क्षेत्र पर एक सीमित परमाणु हमला करना। मैकआर्थर ने ट्रूमैन को लिखा, वी मस्ट विन, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट. Limited war means limited result. We are fighting with our hands tied. मैकार्थर ने कहा, we are fighting the wrong war with the wrong weapons. Let us bomb the Chinese bases. Let us end this once and for all. यहाँ से उनके और राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के बीच असहमति बढ़ने लगी। जब राष्ट्रपति और रक्षा सचिव ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया तो मैकार्थर ने आंतरिक असहमति को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने अमेरिकी सांसद जो मार्टिन को एक पत्र लिखा जिसे प्रेस ने छाप दिया। If we lose this war to communism in Asia, the fall of Europe will follow. Let us not appease like we did in 1930. ये सीधा हमला था ट्रूमैन की विदेश नीति पर, उन्हें चैम्बरलिन की तरह दिखाने की कोशिश जो हिटलर को शांत करने की नीति अपनाते रहते थे। ट्रूमैन समझ गए यह अब सैन्य असहमति नहीं, एक संवैधानिक विद्रोह था। एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति युद्ध विजेता नहीं थे, न ही कोई करिश्माई नेता। वे एक शांत लेकिन सख्त इंसान थे जो ये समझते थे कि युद्ध जितना ज़रूरी है उतना ही खतरनाक भी। वे नहीं चाहते थे कि कोरिया युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाए। परमाणु बम का प्रयोग जिसकी भयावहता वह जापान में देख चुके थे उन्हें डराती थी। जब मैकार्थर ने चीन पर परमाणु बम गिराने की अनुमति मांगी, ट्रूमैन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैकार्थर चुप नहीं हुए। उन्होंने प्रेस में सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति की नीतियों की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर विक्ट्री, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। 11 अप्रैल 1951 को ट्रूमैन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विद डीप रिग्रेट आई हैव कंक्लूडेड दैट जनरल ऑफ द आर्मी डगलस मैकार्थर इज अनेबल टू गिव हिज wholehearted support to the policies of the United States government. I have therefore relieved him of his commands. यह किसी बिजली गिरने जैसा था। पूरा अमेरिका दहल गया। ट्रूमैन की लोकप्रियता 22% तक गिर गई, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इतिहास की सबसे निचली रेटिंग मानी जाती है। ट्रूमैन ने निजी तौर पर कहा, आई डिडंट फायर हिम बिकॉज ही वॉज ए डम सन ऑफ ए बिच, ऑल्दो ही वॉज, आई फायर्ड हिम बिकॉज ही वॉन्ट रेस्पेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ द प्रेजिडेंट। ट्रूमैन की डायरी। जनरल अपनी सीमाएं लांघ रहे थे, वे सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे थे, राष्ट्रपति के आदेशों को चुनौती दे रहे थे, वे सेना के भीतर एक अलग सत्ता बना रहे थे, एक ऐसा सेनापति जो अपनी विजय के सहारे सरकार की नीति तय करना चाहता है। पूरे अमेरिका में ये खबर गूंज गई, करोड़ों लोग अचंभित हो गए, कांग्रेस में हंगामा हुआ। ट्रूमैन को विश्वासघाती कहा गया, लेकिन वे अड़िग रहे। उन्होंने कहा, आई फायर्ड हिम बिकॉज ही वॉन्ट रेस्पेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ द प्रेजिडेंट, दैट्स ऑल। मैंने उसे हटाया क्योंकि वह राष्ट्रपति के अधिकार का सम्मान नहीं कर रहा था, बस। 19 अप्रैल 1951 मैकार्थर को अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में आमंत्रित किया गया। ये एक अभूतपूर्व सम्मान था। उन्होंने कहा, आई एम क्लोजिंग माई 52 ईयर्स ऑफ मिलिट्री सर्विस, ड्यूटी, ऑनर, कंट्री, दोज 3 hallowed वर्ड हैव बीन माई गाइड थ्रू ऑल द बैटल्स। और अंत में उन्होंने वह पंक्ति कही जो आज भी अमेरिकी सेना के दिल में बसी हुई है, ओल्ड सोल्जर नेवर डाई, दे जस्ट फेड अवे। ट्रूमैन और मैकार्थर का ये संघर्ष केवल सैन्य नीति की असहमति नहीं थी, यह था लोकतांत्रिक सत्ता बनाम सैन्य करिश्मा, संवैधानिक मर्यादा बनाम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, संयम बनाम विनाशक विजय की भूख।
ट्रूमैन ने कहा, आई कुड नॉट लेट ए जनरल मेक पॉलिसी, दैट इज़ नॉट अवर सिस्टम, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। उन्होंने यह भी जोड़ा, दिस इज़ द मोस्ट पेनफुल डिसीजन ऑफ माई प्रेसिडेंसी बट इट्स नेसेसरी टू प्रिजर्व सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री। मैकार्थर की महत्वाकांक्षा ने उन्हें इतिहास का नायक बनाया, पर उसी महत्वाकांक्षा ने उन्हें सत्ता से दूर कर दिया। ट्रूमैन की सादगी ने उन्हें जनता में अलोकप्रिय बनाया, पर उस सादगी ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध से बचा लिया। वर्षों बाद जब इतिहासकारों ने इस घटनाक्रम का विश्लेषण किया तो उन्होंने लिखा, मैकार्थर युद्ध जीत सकते थे पर लोकतंत्र हार जाता। ट्रूमैन ने युद्ध रोका और लोकतंत्र को बचा लिया। समय के साथ ट्रूमैन को सराहा गया क्योंकि उन्होंने अमेरिका को एक बड़े परमाणु युद्ध से बचा लिया। मैकार्थर को भी सम्मान मिला उनके साहस और समर्पण के लिए, लेकिन उन्हें इतिहास ने याद किया उस योद्धा के रूप में जो अपने ही आदेशों से बड़ा बन बैठा था। ये पूरा प्रकरण आज भी अमेरिकी राजनीति और सेना के संबंधों में एक अध्याय की तरह पढ़ाया जाता है। द मैकार्थर प्रेसिडेंट। मैकार्थर का जन्म सैन्य परिवार में हुआ था। वे वेस्ट पॉइंट से अव्वल नंबरों के साथ निकले और बचपन से ही उन्हें नेतृत्व की शिक्षा मिली। उन्होंने WWI में साहस दिखाया और खुद को एक नायक के रूप में स्थापित किया। युद्ध के बाद वे सैन्य शिक्षा और नेतृत्व से जुड़े कई अहम पदों पर रहे। WWII के दौरान वे फिलीपींस में तैनात थे और जापान के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई। आई शैल रिटर्न, ये उनका ऐतिहासिक वादा था जब उन्हें फिलीपींस से पीछे हटना पड़ा। बाद में वे लौटे और फिलीपींस को जापानी कब्जे से मुक्त कराया। युद्ध के बाद जापान के पुनर्निर्माण में उन्होंने एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना में मदद की। उन्होंने जापानी समाज को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई और उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली। कोरियन युद्ध में भी उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से मतभेद के चलते उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये अमेरिका में नागरिक सत्ता और सैन्य सत्ता के टकराव का ऐतिहासिक उदाहरण बना। बर्खास्तगी के बाद वे अमेरिका लौटे और नायक के रूप में उनका स्वागत किया गया। उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनका प्रभाव राजनीति में लंबे समय तक बना रहा। ये केवल एक व्यक्ति की जीवनी नहीं बल्कि 20वीं सदी के सैन्य इतिहास और अमेरिकी सत्ता की जटिलताओं को समझने का माध्यम भी है। अगर आपको दूसरे विश्व युद्ध, कोरियन युद्ध, जापान अमेरिका संबंध और नेतृत्व के गुण दोष में रुचि है तो यह पुस्तक आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। अमेरिकन सीजर मैकार्थर को बहुआयामी चरित्र के रूप में पेश करती है। वह एक सैन्य रणनीतिकार थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में चमत्कार दिखाए, लेकिन साथ ही एक अहंकारी नेता भी थे जिन्हें अपनी छवि से गहरा लगाव था। मैनचेस्टर उनके बचपन, पिता के सैन्य प्रभाव और वेस्ट पॉइंट में प्रशिक्षण को उनके व्यक्तित्व का आधार मानते हैं। उनकी नाटकीय शैली पाइप पीते हुए सनग्लास पहने उन्हें एक सिनेमाई नायक बनाती थी, लेकिन यह भी उनकी आलोचना का कारण बनी। किताब में मैकार्थर की ज़िंदगी के कई पहलू हैं। उनका फिलीपींस में बचाव, जापान का पुनर्निर्माण और कोरिया में असफलता। मैनचेस्टर ने इन घटनाओं को ऐतिहासिक दस्तावेजों, साक्षात्कारों और निजी पत्रों से समृद्ध किया है जो पाठक को उस युग में ले जाती है। यह जीवनी न केवल मैकार्थर की कहानी है बल्कि 20वीं सदी के सैन्य और राजनीतिक इतिहास का भी आईना है। 1978 में प्रकाशित अमेरिकन सीजर ने सैन्य इतिहास और नेतृत्व पर नई बहस छेड़ी। ये किताब मैकार्थर को एक नायक और त्रासदी के रूप में पेश करती है जो आज भी प्रासंगिक है। 2025 तक जब वैश्विक शक्ति संतुलन, सैन्य नेतृत्व की भूमिका चर्चाओं में है, चाहे वह यूक्रेन का संकट हो या एशिया प्रशांत में तनाव, मैकार्थर की कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व में साहस के साथ संयम भी जरूरी है। उम्मीद करते हैं यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही दूसरे ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।